बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद सादविक और आज हम एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक ओपिनियन का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि अगस्त 21 2020 के जो था न्यूज़पेपर में आया। और ये हमें आने वाले फ्यूचर के बारे में जो है वो काफ़ी कुछ बताएगा और ये भी बताएगा कि करंट सिनेरियो में क्या इश्यूज़ हैं जो कि हमारे पास चल रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक हो गया। और जो बेसिकली ये जो आर्टिकल है अगर हम देखें तो ये इसका टाइटल हमें बताता है कि विल चेंज इन द वाइट हाउस पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। और ये जो ओपिनियन है ये डॉक्टर मोनिस अहमद ने लिखा है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि हमारे पास जो अपकमिंग नवंबर है इसमें अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो क्या अगर वहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट चेंज होता है, एक जो है हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट आता है, तो हमारे पास क्या जो वर्ल्ड है उसके अंदर कोई चेंज आएगा और क्या वो पॉजिटिव होगा या हमें वापस हम जहाँ पे खड़े हैं यहीं पे ही खड़े रहेंगे। तो इस चीज़ को इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है। तो अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली डॉक्टर मोनिस ने ये बताया कि हमारे पास बैरक ओबामा जब आए, इनके जो इलेक्शन स्पीच थी बनने के बाद, तो इसमें इन्होंने ये बात की थी कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो हम कंप्लीट बदलने की कोशिश करेंगे और जो इस मुख्तलिफ इश्यूज़ के अंदर ये जो फंसा हुआ है इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम वर्ल्ड को जो है एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ लेके जा सकें। लेकिन क्या था कि ओबामा जो है वो ये सारी की सारी जो है वो चेंजिंग जो इन्होंने बातें की उसको उसमें फेल हो गए। और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था इसको पीसफुल बनाने की कोशिश भी जो थी इनकी काफ़ी जो थी वो फेलियर की तरफ चली गई। लेकिन फिर भी ये यही कोशिश करते रहे कि अमेरिका की एक पॉजिटिव इमेज जो है वो वर्ल्ड के सामने रहे। सही है। तो अब ये बात की गई कि हमारे पास जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, तो क्या ये भी इसी तरह की ही बात कर रहे हैं कि हम अमेरिका को ये जो सिचुएशन है जो मुख्तलिफ इश्यूज़ के अंदर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अमेरिका का है इन्वॉल्वमेंट, तो क्या ये इसको यहाँ से वापस लेके आ सकेंगे? क्या जो हमारे पास जो इंटरवेंशंस कर रहा है अमेरिका मुख्तलिफ इश्यूज़ के अंदर इसको यहाँ से रोका जा सकेगा? और अमेरिका ये एक पीसफुल जो पावरफुल नेशन के लिहाज से इन इश्यूज को रिजॉल्व करा सकता है कि नहीं करा सकता, या सिर्फ ये वही बातें हैं जो कि बराक ओबामा ने की थी और ये इसी तरह ही रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। तो अब क्या है कि अगर हमारे पास जो बाइडेन नहीं आते और ट्रंप री इलेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? हमारे पास जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसके अंदर जो पोलराइजेशन हो रही है तो ये मजीद एस्केलेट कर जाएगी। और जो हम देखते हैं कि हमारी यूएस की चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन चल रही है, ईरान के साथ इनका इशू है, डब्ल्यूएचओ के साथ इनका इशू चल रहा है। और अगर हम देखें कि इनके जो यूरोपियन एलाइज हैं उनके साथ भी इनके काफ़ी जो है कन्फ्रंटेशन चल रही है। और अगर ये दोबारा आ जाते हैं तो ये इस चीज़ को मज़ीद जो है वो एस्केलेट करने का बायस बनेंगे। इसके अलावा अगर हम यूएसए के अंदर देखें तो यूएसए के अंदर खुद जो है मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। लाइक हमारे पास रेशिज्म का एक इशू है, फिर इमिग्रेशन का जो हमारे पास इशू है ये काफ़ी जो है यहाँ पे आपको पॉपुलर एक टॉप हिट पॉइंट जो है वो नज़र आता है अमेरिकन के अंदर। और ये अमेरिकन को डिवाइड करने का जो है वो बायस जो है बन रहा है। तो अब क्या था कि हमारे पास ये तो अगर ट्रंप रीइलेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह के इशू जो हैं वो एस्केलेट कर जाएंगे। लेकिन अगर जो बाइडन आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो ये सारी सिचुएशन अब इसके आगे जो है वो इसमें बयान की गई है। अभी क्या है कि हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी तरफ से जो बाइडन और कमाला हारिस जो हैं ये दो हमारे पास इन्होंने कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं, जो कि जो बाइडन एज ए प्रेसिडेंट जो है वो इन्होंने इनको नॉमिनेट किया डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, जबकि कमला हारिस जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए जो है नॉमिनेट की गई हैं। अब हमारे पास क्या है कि जुलाई 31 2020 का एक इशू है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। और यहाँ पे इसमें इशू के अंदर जो बात की गई है कि हमारे पास जो बाइडेन की एक इनफॉर्मल टीम है जो कि
यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी होगी, अगर ये आ जाते हैं और जो इनके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जो कि बहुत हमारे पास स्पैन कर जाते हैं, लाइक अगर हम देखें तो हमारे पास ये नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आर्म्स कंट्रोल की जो बात करते हैं, डिफेंस, इंटेलिजेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी जो है, ये इनके कुछ प्रोमिनेंट इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात जो है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, रिसर्च चल रही है। और ये रिसर्च करने वाली जो इनकी टीम है उसके अंदर अभी तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो हमारे पास लोगों का ये एक ग्रुप है, और इसके अंदर डिफरेंट 20 वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो इसमें डिवाइड किया गया इन 2000 पीपल को, और वो ये डिफरेंट इश्यूज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो इनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। अब जो हमारे पास इनके पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो किस किस तरह के इश्यूज के ऊपर रिसर्च करें, लाइक अगर हम देखें हमारे पास मिडल ईस्ट है, साउथ एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप और बाकी जितने हमारे पास वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं, तो इनकी सारी रिसर्च चल रही है, और ये जितने भी लोग कर रहे हैं ये सारे अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब क्या था कि अगर हमारे पास जो बाइडन आ जाते हैं और जो हमारे पास अभी यूएस के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, क्या ये इनकी कंट्रोवर्शियल फॉरेन पॉलिसीज हैं, क्या इनको ये मोल्ड बैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिस तरह के अगर हम यूएसए के अंदर खुद को देखें तो डेमोनाइजेशन ऑफ रेफ्यूजीज हम देखते हैं, ठीक है, यूएस ट्रम्प की तरफ से जो है ये इस तरह की पॉलिसी रेफ्यूजीज के लिए जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखी गई हैं। फिर वुमेन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं इनके ऊपर जो है बात की है, क्या ये इनको रिवर्स कर सकते हैं इस तरह के जो है इश्यूज को। फिर जो बाइडन जो है वो खुद जो हैं इनका अपना एक्सपीरियंस अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें तो ये 8 साल तक जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और ये बैरक ओबामा का जो टेन्योर है उनमें इनके वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, और ये अमेरिका की जो इमेज है, जो ये डिस्ट्रक्टिव इमेज है, इसको एक पीसफुल इमेज के तौर पे भी शो करा सकते हैं। और ये किस तरह करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो चाइना के साथ इश्यूज हैं जो हम ट्रेड वॉर की शक्ल में देखते हैं, या हम डिफरेंट और एस्पेक्ट्स में देखें चाइना के साथ जो इनकी कन्फ्रंटेशन चल रही है, तो इसको रिड्यूस कर दें। ईरान के साथ जो इनका इशू है उसको रिड्यूस किया जाए, और जो डब्ल्यूएचओ के साथ जो इशू है इसको अगर रिड्यूस किया जाए तो हम अमेरिका की एक पीसफुल इमेज जो है वो वर्ल्ड के सामने ला सकते हैं अगर जो बाइडेन आ जाएंगे। अब क्या था, जो बाइडेन ने 3 बातें की हैं अपने के, अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ये सबसे पहले 3 जो हमारे बड़े इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो बात की कि ही विल रिस्पेक्ट द वॉइस ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स, के जो अमेरिका के अंदर मुस्लिम्स हैं वो इनके वॉइस को, इनके इश्यूज को रिस्पेक्ट देंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन कि ये क्या करेंगे, ही विल सपोर्ट द इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, के जो हम इसराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू देखते हैं तो पैलेस्टाइन के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट का जो इनका मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करेंगे। और जो अरब की जो हमारे पास वेस्ट बैंक की बात करते हैं इसराइल के, तो उसकी अनेक्सेशन को अपोज भी करेंगे कि इनको अनेक्स ना किया जाए। देन क्या है कि हमारे पास जो इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके की जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ की जा रही है, इसके अगेंस्ट भी जो है वो अपनी वॉइस जो है उठाएंगे। देन सेकंड बात इन्होंने ये की कि अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ग्रोइंग बजट डेफिसिट है इसको जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और वो ये किस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास अगर देखें फिजिकल ईयर 2022-2021 का जो है हमारे पास डिफेंस बजट वो है $740.5 बिलियन है। और ये जो है हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बाकी जो हमारे पास दुनिया है जितने भी वर्ल्ड में डिफेंस बजट है उसके हाफ से ज़्यादा बजट जो है अमेरिका अपने डिफेंस पे जो है ये यूटिलाइज कर रहा है, तो इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये मिनिमाइज करते हैं तो इनकी पॉलिसी को इस बजट बैलेंसिंग की जो पॉलिसी है इसको कंपेयर किया जा रहा है कि हमारे पास जो क्लिंटन ने जिस तरह अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 1993 से 2001 के दौरान ये जो बजट के ऊपर पॉलिसीज जो थी इन्होंने इम्पोज की कि बजट को इन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश की, तो उसके साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है कि बाइडन भी जो है कुछ इस तरह की ही पॉलिसीज लेके आएंगे। अब क्या था कि हम
क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो हमारे पास काफ़ी पीक पे है यूएस के अंदर, और काफ़ी जो है टारगेट किया हुआ है यूएस को, और वहाँ पे इकोनॉमिकल इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इससे क्या है कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं इनकी जो है वो जॉब्स चली गई हैं। इकोनॉमिकल लॉस जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है वो हमारे पास हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये बजट डेफिसिट जो है अपना, अगर डिफेंस बजट जो है वो कम कर लेते हैं तो इस चीज़ को कंपनसेट करने में काफ़ी इनको हेल्प आउट होगा। ठीक है। देन ये बात की कि अगर ये कर लेते हैं तो अमेरिका अगले 3 सालों में बहुत तेज़ी से जो है वो बाउंस बैक करेगा, और एक जो ये इकोनॉमिकल लॉस जो है इसको कवर अप करेगा, और इनका जो ये ग्राफ है वो स्टेडीली जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। देन थर्ड थिंग जो इन्होंने अपने इलेक्शंस की जो कंपेन में ये बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल क्या है हमारे पास, अगर हम यूएस सेनेट की बात करते हैं तो हमारे पास रिपब्लिकन पार्टी जो है वहाँ पे मेजोरिटी में है। लेकिन ये नवंबर के इलेक्शंस के बाद अगर वहाँ पे डेमोक्रेट्स की जो है वो ये मेजोरिटी हो जाती है तो कांग्रेस का जो अपर हाउस है उसमें से जो बाइडन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी, और जो कि हमारे पास मोस्ट वहाँ पे हिट इश्यूज हैं जिन जिस जिस तरह अभी ये प्रीवियसली अभी मैंने आपको बताया कि चाइना, ईरान और डब्ल्यूएचओ की जो हम बात करते हैं, तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने में इनको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा कि ये इसराइल को जो था ये एग्री करने की कोशिश करेंगे कि ये पैलेस्टाइन का जो इशू है इसको रिजॉल्व करे। देन बिडेन हैज आल्सो प्लेज दैट कि अगर वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूएस के अंदर, तो यूएस की तरफ से जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बैन लगाया गया है कि वहाँ से जो लोग हैं यहाँ पे माइग्रेट नहीं कर सकते, तो ये इस बैन को ख़त्म किया जाएगा। अब क्या था कि ये सारा आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे पास जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं कि ये अगर आते हैं तो किस किस तरीके से जो था ये अपने मेजर इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इनकी काफ़ी एक वास्ट जो है वो टीम है 2000+ लोगों की, जो कि डिफरेंट इश्यूज को बहुत डीपली जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, और काफ़ी इफेक्टिव पॉलिसी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो हम इन इश्यूज को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। अब क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो काफ़ी इस सिचुएशन से परेशान हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनी हैं कमाला हारिस, तो उनको एक जो कंट्रोवर्शियल फिगर जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो यूएस के रेजिडेंट नहीं हैं। लेकिन अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमें, एनीवन बोर्न इन द यूएस इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद राइट देता है कि जो यूएस के अंदर जो है वो यूएस बोर्न चाइल्ड है वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब क्या था कि अगर हम देखें कि फॉरेन पेरेंट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो कमला हारिस जो हैं वो कैलिफोर्निया में जो है वो पैदा हुई, और इनके फादर जो हैं वो जमैकियन फादर हैं, और इनकी मदर का जो बैकग्राउंड है वो इंडियन बैकग्राउंड जो है इनसे रिलेट करता है। अब क्या था कि एक तरफ ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनके कैंडिडेट्स को जो है कंट्रोवर्सी जो है उनके अगेंस्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन सेकंड थिंग, जो ये इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं कि क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं धांधली की, तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी जो है इसकी वजह से इशू हो, और चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है इलेक्शन के अंदर वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इनके दोबारा री इलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे अगर ये इलेक्शन अभी हो जाते हैं। तो ये था कुछ हमारे पास एनालिसिस। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ कि हम ये इशू क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वर्ल्ड सुपर पावर है, और इसके जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो डोमेस्टिक इनकी पॉलिटिक्स है, और वहाँ पे कोई भी चेंज आता है तो वो हमारे पास पूरे थ्रू जो वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर उसके इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर वहाँ पे हमें अगेन ट्रम्प के जब वो री इलेक्शन की सूरत में नए प्रेसिडेंट आते हैं तो क्या होगा, सारे इश्यूज के इश्यूज वही रहेंगे, और ये इश्यूज मजीद खराब हो जाएंगे, हालात मजीद खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो क्या है कि हम चांसेस ये हैं कि हमारे पास जो अमेरिका का पॉजिटिव इमेज जो है वो एक बन जाएगा, और अमेरिका जो डिफरेंट इश्यूज हैं उसको खुद से बाहर निकालने में कामयाब होगा, और इश्यूज को रिजोल्व कराने में जो है कोशिश करेगा। तो
तो ये था इस सारे एनालिसिस का मकसद। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस जो आर्टिकल है इसके अंदर जो हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स है वो क्या क्या हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं, हमारे पास जो एक वर्ड है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बेसिकली हम कहते हैं कि दो हमारे पास डिफरेंट आइडियोलॉजी के ग्रुप्स जो हैं उनको उनकी डिवीजन होना, दो डिफरेंट आइडियोलॉजी के ग्रुप्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, उनमें डिवीजन आ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन कहेंगे। लाइक अगर हम अमेरिका में बात करें तो इस वक्त हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप बन रहे हैं, एक प्रो ट्रम्प और एक प्रो बाइडेन ग्रुप जो है हमारे पास हमें नजर आता सामने आ रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास पोलराइजेशन हो रही है। और अगर हम दूसरी वर्ल्ड में देखें पोलराइजेशन, तो हमारे पास चाइना और रशिया के साथ इनकी कन्फ्रंटेशन और बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका मैं पहले बयान कर चुका हूँ, तो हमें देखने में नजर आती है। देन हम यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड डेमोनाइजेशन। डेमोनाइजेशन बेसिकली कहते हैं किसी को बुरा पेश करना, किसी को खतरनाक इवल जो है उसकी इमेज जो है पोर्ट्रे करना, डेट थिंग इज कॉल्ड डेमोनाइजेशन। ठीक है, इस वक्त अमेरिका जो है वो एक डेमोनाइज्ड जो है वो कंट्री जो है वो पोर्ट्रे की जा रही है, हो रही है। देन क्या है हमारे पास इंकर्ड। इंकर्ड बेसिकली कहते हैं कि बिकम सब्जेक्ट टू समथिंग अनप्लेजेंट, कि आपके पास कोई ऐसा इशू है जो कि काफ़ी नाखुशगवार का कोई डिफरेंट इशू आ जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड इनकर्ड। देन हमारे पास है ड्रेस्टिक। ड्रेस्टिक कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा एक्शन लिया, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया और उसके काफ़ी फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेट डिसीजन हैज़ वेरी ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स ऑन द पॉपुलेशन और डेट थिंग। ठीक हो गया। देन है हमारे पास एन्यूलिंग। ठीक है, एन्यूलिंग हम कहते हैं किसी चीज़ को नलीफाई कर देना, किसी को जो है इनवैलिडेट कर देना, तो डेट मीन्स टू डिक्लेयर समथिंग इनवैलिड, नलीफाई और इनवैलिडेट समथिंग। सही हो गया, तो ये इसके किसके मीनिंग्स में आ जाएंगे, ये एन्यूलिंग के। देन है हमारे पास ऑगमेंट। ऑगमेंट बेसिकली हम कहते हैं किसी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। ठीक हो गया, जब हम एग्रेंडाइज, इंक्रीजिंग या सप्लीमेंट किसी चीज़ को जो है वो आप कर दें, तो वो आपके पास किन मीनिंग्स में आएगा, ऑगमेंट के मीनिंग्स में आएगा। तो ये था आप आज का एनालिसिस। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें ना समझ लगी हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग कि मैं जिस आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि जो वर्ड यहाँ पे डिफिकल्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप उनका एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाएं, ताकि ये वर्ड हमें आपकी जो है वोकेबलरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएं और आपको ये कभी भूलें ना। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल हम फिर एक नए एडिटोरियल और उसके एनालिसिस के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।